वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था रूरल डेवलपमेंट, उसका लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को एंड अप करते हैं। चैप्टर में हमने पढ़ा था रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, एक्शन प्लान लेना है जिससे कि रूरल एरियाज की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो सके। उसको अचीव करने के लिए हमें दो तरह के चैलेंजेस फेस करने हैं। एक होते हैं हमारे लिंगरिंग चैलेंजेस और एक होते हैं इमर्जिंग चैलेंजेस। जो लिंगरिंग चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं? करेक्ट, रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग। रूरल क्रेडिट में हमने सारा टॉपिक पढ़ लिया था। तीन तरह के क्रेडिट मिलते हैं, उसके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। फिर हमने रूरल मार्केटिंग भी स्टार्ट कर लिया था। हमने पढ़ा था रूरल मार्केटिंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग ढंग से नहीं कर पा रहे थे। प्रोडक्ट को उसके बाद हार्वेस्ट होने के बाद और सेल होने से पहले जो भी एक्टिविटीज थी, लाइक प्रोड्यूस को कलेक्ट करना, उसको साफ करके पैक करना, ग्रेड करना और सेल होने तक जो भी एक्टिविटीज है उसको कंप्लीट करने के लिए उन्हें हेल्प चाहिए थी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। हमने टोटल 6 स्टेप्स पढ़े थे, जैसे कि क्रेडिट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाई थी, मार्केटिंग एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एमएसपी पॉलिसी बनाई थी गवर्नमेंट ने, और भी 6 स्टेप्स हमने पढ़े थे जो गवर्नमेंट ने बनाए थे रूरल मार्केटिंग के लिए। यानी कि रूरल मार्केटिंग का मतलब क्या है? रूरल मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करने के बाद, यानी कि क्रॉप की कटान होने के बाद, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और उसे बेचने तक जो भी एक्टिविटी करी उन सब में गवर्नमेंट ने हेल्प करी थी। उससे अगला टॉपिक है, कह रहे सिर्फ मार्केटिंग के अलावा ये जो 6 पॉइंट हमने पढ़े थे, प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक और तरीका हमारे सामने आया जो आज की मार्केट में चल रहा है। देखो टॉपिक क्या लिखा, ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल अ रे ऑफ होप। उम्मीद की किरण बनी एक और मार्केटिंग चैनल, जिसमें देखो बेटा क्या हुआ था कि हमारे देश की कुछ कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां और कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में डील कर रही हैं। जैसे कि आपने शायद देखा हो रिलायंस फ्रेश खुल चुका है। रिलायंस फ्रेश क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचने से, अगर ऐसी कंपनियां एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचेंगी तो जो फार्मर्स जिनको अपने प्रोडक्ट को बेचने में दिक्कत हो रही थी, अब वो डायरेक्टली बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जिससे कि मार्केटिंग का चक्कर खत्म हो जाएगा। क्योंकि सारी मार्केटिंग कौन करेगा? वो रिलायंस खुद करेगा अपने प्रोडक्ट की मार्केट। फार्मर को सिर्फ ग्रो करना है और उसको कट करके रिलायंस को बेचना है, दैट्स इट। बाकी सारा काम उसका हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट सेल्स कॉन्टैक्ट विद द फार्मर बाय नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार एक्सेट्रा आर द ऑल्टरनेटिव चैनल ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एक और तरीका समझ आया हमें। दिस हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। इससे क्या होता है? मिडलमैन खत्म हो गए, हेंस इट बेनिफिट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इससे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को फायदा होता है। क्लियर हो गई बात? अगला टॉपिक, ये बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम कर सकते हैं, अपने फार्मर को सजेस्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। बेटा डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? चेंज करना, कि अब आप एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अब आप एक से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की डिफरेंट फील्ड्स में डील कर सकते हैं, जिससे कि आपको नुकसान कम हो या नुकसान ना हो, जो फार्मर्स को लॉस हो रहे थे। तो देखो क्या लिखा है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू रीएलोकेशन ऑफ सम ऑफ फार्मर्स प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज। जो फार्मर प्रोडक्शन में लगा रहे थे रिसोर्सेज, उसमें से कुछ रिसोर्सेज को रिकलेक्ट करा इनटू न्यू एक्टिविटीज और क्रॉप थ्रू विच मार्केट रिस्क रिड्यूसेस, जिससे उनके मार्केट का रिस्क जो है वो कम हो जाए। कि भाई अगर एक क्रॉप से फायदा नहीं हो रहा तो आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है जिससे आप अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। इट हैज 2 एस्पेक्ट। अब वो कह रहे हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के 2 एस्पेक्ट है। नंबर 1 डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी।
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक क्रॉप की प्रोडक्शन ना करें, इट शुड बी मल्टीपल क्रॉपिंग। आप क्या करें? मल्टीपल क्रॉपिंग करें कि एक क्रॉप अगर खराब हो गई तो दूसरी क्रॉप से आपको सेविंग हो जाए, आप जो लॉस बेयर करने वाले थे वो लॉस को वहां पे सेट ऑफ कर सके। देखो क्या लिखते हैं, इट इंप्लाइज प्रोडक्शन ऑफ वेरियस वेराइटीज ऑफ क्रॉप रादर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप। एक स्पेशलाइज्ड क्रॉप से ज्यादा बेटर क्या है? वेरियस क्रॉप्स को ग्रो करें, वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रो करें। इससे क्या होगा? इट प्रमोट्स शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, देयरबाय इट प्रमोट्स कमर्शियल फार्मिंग। इससे क्या होगा? आप कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग से कैसे कमर्शियल फार्मिंग होती है? आपने 5-6 क्रॉप ग्रो करी, एक क्रॉप तो अपने पास रख ले, बाकी क्रॉप को बेच के अपना प्रॉफिट भी कमा ले। तो अब क्या होगा? सब्सिस्टेंस से आप किस पे मूव करने वाले हैं? कमर्शियल फार्मिंग पे। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। वो तो क्या था? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, एक से ज्यादा क्रॉप उगा ली। अब यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब क्या है? कह रहे एग्रीकल्चर में बहुत सारी एक्टिविटीज आती है, सिर्फ क्रॉप्स उगाना ही नहीं, उसमें आप फिशरीज भी कवर कर सकते हैं। जैसे आप पॉन्ड बना के, तालाब बना के मछलियों को रख लें। उसके अलावा आप एनिमल ब्रीडिंग भी कर सकते हैं, वो भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट माना जाता है। पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट माना जा रहा है। तो कह रहे हैं सिर्फ एक एक्टिविटी क्रॉप में मत लगे रहें, उसके अलावा भी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, अदर एक्टिविटीज को चूज करें। देखो क्या लिखते हैं, इट इंप्लाइज फ्रॉम शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। अदर एरियाज में भी मूव करें। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ये किस चीज में हेल्प करता है? आप अपना सस्टेनेबल लाइवलीहुड निकाल सकते हैं इससे। अवे फ्रॉम क्रॉपिंग, क्रॉपिंग के अलावा भी, क्रॉप फार्मिंग के अलावा भी आप अपना लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से निकाल सकते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर समझते हैं आप? जो फूल की एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्या उगा रहे हैं? वो फूल उगा रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स मिलते हैं आपको मार्केट में। अब आप देख रहे हैं इस टाइम मैरिज सीजन चल रहा है, तो कार्स डेकोरेट कर रहे हैं और फ्रंट गेट डेकोरेट हो रहे हैं, वो फ्लावर से हो रहे हैं। वो फ्लावर कहां से आ रहे हैं? एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ही है वो भी। तो कह रहे हैं जरूरी थोड़ा ही है क्रॉप प्रोडक्टिविटी करो, आप फ्लोरिकल्चर में भी जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी डाइवर्सिफाई होगी। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम किसी को? लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। बेटा साथ साथ यूज होता है, ठीक है? कॉटेज, हाँ। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है बेटा? कोई बताएगा मुझे? आपने पहले भी पढ़ा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जब आप फार्मिंग करें थ्रू नेचुरल कंपोस्ट एंड मैन्योर्स। एनिमल वेस्ट से जब आप फार्मिंग करते हैं, जिसको हम नेचुरल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्शन होती है, इट इज ऑलवेज हेल्दियर, इट इज ऑलवेज प्रोवाइड्स लाइफ टू द एग्रीकल्चर फॉर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे लैंड की फर्टिलिटी को बचा के रखती है। जिस तरह से हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं ना, लैंड की फर्टिलिटी फ्यूचर जनरेशन के लिए खत्म होने वाली है। क्योंकि लैंड को पूरी तरह से इरोड कर देंगे हम इतना ज्यादा यूज कर करके, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए फूड अवेलेबल नहीं होगा। इसीलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आप कौन सी फार्मिंग करें? ऑर्गेनिक। चलो, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग तो आपको समझ आ गया होगा। जब हम कंपोस्ट और मैन्योर्स के थ्रू फार्मिंग कर रहे हैं, जो कि हमारे नेचुरल इनपुट्स हैं बेसिकली, जिनसे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो देखो क्या लिखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच फार्मिंग इज डन बाय यूजिंग ऑर्गेनिक इनपुट। कौन से इनपुट यूज कर रहे हैं हम? ऑर्गेनिक इनपुट फॉर कल्टीवेशन। एनिमल मैन्योर्स एंड कंपोस्ट आर द बेसिक ऑर्गेनिक इनपुट। सबसे बेसिक कौन सा है? एनिमल मैन्योर्स एंड कंपोस्ट। इन दिस सिस्टम द मेन फोकस इज ऑन मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ so that
the farming could be carried out sustainably for a longer period of time with eco-friendly environment, जिससे कि जो सॉइल है वो लॉन्ग समय तक चल सके इन इको फ्रेंडली मैनर, क्योंकि हम जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स यूज कर रहे हैं इससे हमारी सॉइल लॉन्ग टर्म तक चलने नहीं वाली, इट विल बी डेड वेरी सून, उससे प्रोडक्टिविटी बेकार हो जाएगी, और प्रोडक्टिविटी बेकार होने का ही रीजन है आप देखते हैं आजकल वेजिटेबल्स में कोई टेस्ट नहीं आ रहा, तो यही रीजन है। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें फायदा क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है लाइक पेट्रोल, इस तरह के प्रोडक्ट को हम सेव कर सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना करके। कैसे बेटा? ये जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स जो बनते हैं ना, दे आर पेट्रोलियम बेस्ड। ये कौन से होते हैं? पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं, जिसमें पेट्रोल प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है, तो वो बच जाएगा। देखो क्या लिखा है, अनलाइक कन्वेंशनल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट यूज सिंथेटिक केमिकल विच आर पेट्रोलियम बेस्ड। कह रहे हैं जैसे कि आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये दूसरी फार्मिंग की तरह फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करती, जो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? पेट्रोलियम। ठीक है, देयर बाय इट डिस्कार्ड, इसीलिए वो डिस्कार्ड करता है क्या? यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 2, एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमारी जो ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली है? ये कोई भी पॉल्यूशन जनरेट नहीं करता। तो देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एनवायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज इट डज नॉट प्रमोट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज अलाउ नहीं कर रहा, और केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना होने से हमारा लैंड पोल्यूशन बचता है, जिससे कि हमारी लैंड की फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो नहीं होगी, जिसमें नाइट्रेट का कंटेंट होता है। देखो क्या लिखा है, विच पॉल्यूट्स द ग्राउंड वाटर बाय रेजिंग नाइट्रेट कंटेंट, उसमें नाइट्रेट कंटेंट बढ़ जाता है जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो अगर हम ये ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज कर रहे हैं तो हमारा लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों बचते हैं, क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करने वाले। नंबर 3, ये तो आपको अभी बताया, सस्टेन्स सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो सस्टेन यानी रिमेन रहती है, उसी में रहती है काफी समय तक। देखो क्या लिखते हैं, थ्रू यूज ऑफ एनिमल मैन्योर्स एंड कंपोस्ट फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैन बी सस्टेन्ड। आप सॉइल की फर्टिलिटी को सस्टेन यानी मेंटेन कर सकते हैं। दिस देयरबाय प्रमोट्स, ये क्या प्रमोट करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाइल कन्वेंशनल फार्मिंग डज नॉट प्रमोट। कह रहे हैं ये सस्टेनेबल जनरेट कर रहा है, सस्टेनेबल मतलब फ्यूचर जनरेशन का सोच के, और जबकि जो कन्वेंशनल फार्मिंग चल रही है उसमें ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है। वो कह रहे हैं सिर्फ अपने लिए ज्यादा से ज्यादा उगाओ, बाद की बाद में देखेंगे। जो करंटली चल रही है, जहां पे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहे हैं ना, वहां पे वो सिर्फ और सिर्फ अभी का सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं बाद का बाद में देखेंगे। क्लियर हो गई बात? पॉइंट नंबर 4, हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड। कह रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट आता है तो हेल्दी होता है और दूसरा टेस्टी होता है। इस वजह से आज की डेट में काफी सारे लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी है। आप लोग घरों में करते हैं, भले ही वो महंगी पड़ती है, बट स्टिल वी यूज टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम उसे करते हैं, क्यों? एक तो हेल्दी टेस्टी होता है, और साथ साथ हमें लगता है कि पैसा जरूर लग रहा है, लेकिन उसके जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हमें मिल रही है, जो हमें गेन दिख रहा है, वो हम कहते हैं वो पैसे से कई गुना ज्यादा है, तब भी हम इसलिए हम करते हैं उसे आज की डेट में। देखो क्या लिखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड एज कंपेयर विद द कन्वेंशनल फार्मिंग। कन्वेंशनल के टेस्टियर, देखो दोबारा से पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन को हम, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड एज कंपेयर्ड विद द कन्वेंशनल फार्मिंग। हेल्दी फूड मिलता है, दैट इज व्हाई द ट्रेंड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इंक्रीजिंग इवन व्हेन इट्स प्राइस इज हाई। भले इसका प्राइस ज्यादा है तब भी हम इसको यूज कर रहे हैं। इट माइट बी बिकॉज ऑफ इट्स हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्योंकि उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें ज्यादा मिलती है। लास्ट पॉइंट, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखो बेटा, जो हम
इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं या HYV सीड्स यूज करते हैं, वो गरीब फार्मर यूज नहीं कर पाता। क्यों? महंगे आते हैं इस तरह की चीजें। अब ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल कंपोस्ट या फिर एनिमल वेस्ट यूज कर रहे हैं, ये तो सस्ता है ना। इसको कोई भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर यूज कर सकता है। तो ये भी एक इसका फायदा है। देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स इनएक्सपेंसिव फार्मिंग टेक्नोलॉजी for small and marginal farmer as it does not promote the use of HYV seeds, fertilizers, insecticides, pesticides and good irrigation facility। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को इजीली प्रमोट कर सकते हैं बिकॉज इट इज एन इनएक्सपेंसिव मैनर। चलो अब ये समझ आ गई सारी हेडिंग्स आपको। इन हेडिंग्स को याद करने का एक सिंपल सा वे आउट है। देखो बेटा, आप मुझे इसका एक सिंपल सा जवाब दो, मैं कुछ पूछ रहा हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कंपोस्ट और मैन्योर से हो रही है, एनिमल वेस्ट से हो रही है, क्या ये पूरे वर्ल्ड में होती होगी या सिर्फ इंडिया में? ऐसे जुगाड़ तो हम ही ढूंढते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली दे यूज टू ट्रीट एनिमल वेस्ट एज अ प्योर वेस्ट। वो एनिमल डंग ये चीजें मानते ही नहीं है, वो इसको वेस्ट मानते हैं कंप्लीटली, बट हम इसे मैन्योर्स की तरह यूज कर रहे हैं। अब मैन्योर्स की तरह से यूज होने की वजह से ये सस्ता पड़ रहा है, इसके कुछ फायदे। तो ये जो फायदा है ये हमारे इंडिया में बनाया हमने, therefore it is known as देसी। क्या बोल सकते हैं? DESHI। दिस इज द कीवर्ड्स फॉर इट। फर्स्ट है डिस्कार्ड द यूज ऑफ डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। डी का मतलब आ गया। E stands for environment friendly, S means sustained soil fertility, H means healthier and tastier food, and I stands for inexpensive technology and for small and marginal farmers। क्लियर हो गई बात? याद हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10। सीक्वेंस में चलेंगे, 9th के बाद जो 10th आएगा पहले वो स्टार्ट करेंगे। नोट्स में आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।